दोस्तों, कोरोना के बाद में यकायक देश के अंदर हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और इससे पूरा देश परेशान है। लिहाजा हम आज एक बार फिर से देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध डॉक्टर संजीव कुमार जी के पास में मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब आखिर देश के अंदर कोरोना के बाद में यकायक की बीमारी क्यों बढ़ गई है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। अगर आप अमूमन हार्ट ऐसा होता है, अगर हार्ट के अंदर ये जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनमें 3 मेजर आर्टरी होती हैं। अगर ये मेजर आर्टरीज में हार्ट ब्लॉक आ जाए, पूरा अगर आर्टरी का फ्लो बंद हो जाए तो उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जबकि ब्लॉक किसे बोलते हैं? 60%, 70%, 80% ब्लॉक को हम ब्लॉक बोलते हैं, 100% ब्लॉक को हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसा पाया गया था कोरोना के टाइम में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। आपने कॉमन लोगों को भी बोलते सुना होगा, ब्लड गाढ़ा होने से हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है और ब्लड थिनर चलाए जाते हैं। कोरोना में भी ऐसा पाया गया, ना कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और ब्लड के जो रास्ते जो पैरों को जाते हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे ब्लॉक्स देखे गए थे। इसीलिए उस टाइम पे हम लोगों ने हेपेरिन को रिकमेंड किया था, जो ब्लड थिनर की गोलियां थी। सिवाय इन ब्लॉक्स सिर्फ कोरोना के आने की वजह से भी बहुत सारे अलग लोग आपने देखे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ, उनको भी हार्ट अटैक क्यों आ जाता है। क्लासिकल हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स आप जानते हैं। स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, एल्कोहल, शुगर के पेशेंट्स, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी और इसके अलावा स्ट्रेस, जो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात यह है कि महिलाओं में हार्ट अटैक नहीं आया करता था, युवा वर्ग के अंदर कम आया करता था और जो लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब चलते चलते मर रहे हैं, नाचते नाचते मर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिम जाकर के भी लोग मर रहे हैं। आखिर ये बड़ी सी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? अलग अलग पॉइंट्स में जाना चाहूंगा साहब। अगर एक पाइप है, अगर आप इस ऐसे पाइप को देखिए, इसके अंदर जब भी एक ब्लॉक आता है तो ब्लॉक हल्के हल्के बढ़ता है। 5% अगले साल 6% होगा, अगले साल 7% होगा। सडनली एक यंग लेडी के अंदर हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? हालांकि प्रेग्नेंट लेडीज में भी हार्ट अटैक आने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है इसलिए कि इसके अंदर एक जो कोलेस्ट्रॉल का प्लग है वो छिलक की तरह होता है और जैसी वो छिलक उतर करके पूरे के पूरे रास्ते को जाम कर देता है। ये कब होता है? जब आपके कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जब आपको स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा होता है कि उस आर्टरी पे इतना प्रेशर पड़ता है कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल का प्लग है वो छिलक की तरह उतर के 1 मिनट में हार्ट अटैक जैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लोग जो अनड्यू स्ट्रेस कर रहे हैं, चाहे वो अपने काम का है, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ का, जो लोग जिम कर रहे हैं, जो नॉन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं, जैसे सडनली अपना लोड एकदम बढ़ा दिया, या जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जो प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, या जो अनट्रेन्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों को ये प्लग 1 मिनट में छिलक की तरह उतर के एक सडन हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। बची लेडीज, इस वक्त आपने देखा है स्मोकिंग परसेंटेज लेडीज में बढ़ा है। आपने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लेडीज के अंदर भी स्ट्रेस की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। इसलिए लेडीज को भी अब हार्ट अटैक अर्ली एज में, यंग बच्चों को अर्ली एज में आने लगा है। जैसे अमेरिका में जो 50 साल में आया करता था हार्ट अटैक, इंडिया में अब 30 में भी कॉमन हो गया है। जी डॉक्टर साहब, तो फिर ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसको कोई रोकने का कुछ तरीका होगा जिससे हम रोक सके घर के अंदर? हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। ब्रिटिशर्स ने हमको सिखा दिया कि इंग्लिश जो है वो हिंदी से बेहतर है। उन्होंने सिखा दिया कि कोट और टाई जो है वो हमारी प्रोफेशनल जो हमारी पोशाक थी उससे बेहतर है। हमारी कमर्शियल जो खाने का जो तरीका था, जो डोसा था, जो इडली था, जो घर में खाना खाने के बनाने के जो तरीके थे ब्रेड के, हमने उसको बदल करके वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। हम लोगों ने ये जो कल्चर को डेवलप किया था, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स डेवलप किया था। वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से, जो अर्बनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है उसके होने की वजह से ये चीज आ रही है। तो अब वो लोग जो नेचुरल थेरेपीज पे, जो लोग कल्चर पे वापस लौट रहे हैं, उन लोगों के घरों के अंदर ये चीजें कम है, उनके कोलेस्ट्रॉल बेहतर है, उनके स्ट्रेस लेवल बेहतर है। तो सर, खान पान के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके, या हमारे कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको हम अच्छे से चेंज करें तो फिर ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? तो खान पान का तरीका कौन सा ऐसा है जो एग्जैक्टली बहुत अच्छा सेट होगा? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग 3 बार खाना खाते हैं।
अमूमन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एक ब्रेकफास्ट है, एक लंच है, एक डिनर है। नॉर्मली हम इसको 8 आवर्स पे स्पेस करते हैं। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वाले जो कंसेप्ट वाले लोग हैं, दे आर बेटर। जो लोग 10-10, 11-11 बजे लेट उठ रहे हैं, लेट लंच कर रहे हैं, फिर लेट डिनर कर रहे हैं, उनके लेवल में स्ट्रेस ज्यादा है। अगर सादा सिर्फ खान पान पे आ जाऊं मैं, तो आप देखिए, एक तरफ हम चावल रखते हैं जो कि ब्रेड माना जाता है या रोटी मानी जाती है, एक तरफ हम दाल और सब्जी रखते हैं। महंगा होने की वजह से, महंगाई दर बढ़ने की वजह से लोगों ने दाल की क्वांटिटी को कम करते चले गए और राइस की क्वांटिटी को बढ़ाते चले गए। इतना ज्यादा है कि अगर मैं आज आपको राइस की जगह दाल दे दूं और दाल की जगह राइस दे दूं, तो आप कहोगे कि मैं नहीं खा सकता खाना। जबकि आप एक प्लेट भर के राइस खा लेते हो एक छोटी सी दाल की कटोरी के साथ। तो जब भी आप एक प्लेट लें, उसके सेंटर में एक चम्मच रखिए, लेफ्ट में आप ब्रेड्स रखेंगे जैसे चावल या रोटी, राइट में आप सलाद रखेंगे जैसे चिकन या दाल या वेज या सब्जी, और जो बाकी का जो पेरिफेरी है उसको आप सैलेड्स और ग्रीन से कवर करेंगे। इसे कहते हैं बेस्ट फूड। इट हैज टू बी सर्व्ड फ्रेश, मतलब उसी वक्त खाना है, गर्म खाना है, और बचे हुए खाने को इमीडिएटली फेंक देना है, उसको दोबारा यूज नहीं करना है। ये लोग सब चीज हो गई, लेकिन एक चीज और होती है कि हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें इन चीजों को लेकर के, ताकि हम ऐसा कौन सा तरीका है जो जिससे हम टेस्ट करवा सकें अर्ली, ताकि हमें पता चल सके। देखिए, एक चीज तो दूर से देख के पता लग जाता है कि यू आर फिट और अनफिट। आप अपने दोस्त से पूछ लो, वो बोलेंगे साहब आप 100 किलो के हो गए, आपकी हाइट कमी है, आप ओवरवेट हैं। ये लोग हाई रिस्क में आते हैं। दूसरा आप देखिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मैं चाहता हूँ शासन, प्रशासन, लोग, परिवार ये समझे कि ये जहर है। ये हमारे कल्चर और इकोनॉमी के साथ नहीं बैठता। चाहे उससे कितना भी रेवेन्यू जनरेट होता हो, चाहे कितना भी हमारे मिनिस्टर्स या नेता या चीफ मिनिस्टर्स या हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी ये बोले कि ये रेवेन्यू जनरेटिंग है, एक चीज तो है कि ये जहर है। तो शराब और सिगरेट की बिक्री इमीडिएटली बैन होनी चाहिए। लोग कहाँ से सिगरेट लेके आते हैं? जब वो शॉप पे बिकती है तब लेते हैं। बेचने के लिए अलाउ कौन करता है? हमारा संविधान उसे अलाउ करता है। तो क्यों बड़े बड़े नशे लोग कम करते हैं और सिगरेट के नशे ज्यादा करते हैं? इसलिए कि ये अवेलेबल है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि इसकी अवेलेबिलिटी को खत्म कर दिया जाए। इंडिया के अंदर इस चीज को नहीं आने दिया जाए, क्योंकि हम अमेरिका के मुकाबले हाफ हमारे पास हेल्थ कल्चर है, हेल्थ इकोनॉमी है। अगर अमेरिका 2 रुपए अपने लोगों के ऊपर खर्च करता है तो हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। और उसके बाद अगर हम इस जहर को पिएंगे तो हम कैसे अपने हेल्थ को संभाल पाएंगे? इसलिए सबसे पहले चीज तो आपको अपने यहाँ से जहर, जिसको अल्कोहल और ये है, अगर ये कर दिया तो 50% ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप क्लासिकल हार्ट अटैक के फीचर समझिए। मैं चलता हूँ, मुझे पेन होता है, सीढ़ी जाता हूँ, मुझे पेन होता है, मैं रुक जाता हूँ, मेरा पेन ठीक हो जाता है। ये हार्ट अटैक का क्लासिकल सिम्टम है। अगर मैं रात को सोते हुए सिर्फ सोच रहा हूँ और मुझे दर्द हो रहा है, वो हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक होने के लिए, क्योंकि ये मोटर है, जब तक आप इसके ऊपर लोड नहीं डालोगे ये पेन नहीं बताएगी। तो जो लोगों को पेन चलने से होता है तो रुकने से बंद हो जाता है, ये हार्ट अटैक का क्लासिकल है। और सबसे सस्ता टेस्ट हर गांव में मिलता है, ईसीजी। 100 रुपए का टेस्ट है, ईसीजी करा लीजिए। 99% गारंटी से बताया जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। लेकिन सर, आप लोगों के पास पहुंचते हैं, और अब मैं हैदराबाद की पर्टिकुलरली बात करूं तो वहां डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, और वो सबसे पहले 1-2 पर्टिकुलर जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, विजया डायग्नोस्टिक, अब विजया से ही करवाई है, और पता चलता है कि सर 50% आप लोगों को मिल जाता है वहां पे। तो आते हैं और सब छाप के आप लोग दे देते हैं, और हमारी जेब के ऊपर भी असर पड़ता है। और उसके बाद में सर आप दे बत्ती सर गोलियां आप छाप देते हैं। सर इसके पीछे क्या रीजन? सर, जो ब्लड टेस्ट है वो मशीन के अंदर होता है, उसे आदमी नहीं करता। तो आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर कोई भी टेस्ट कराओगे, चाहे वो ईसीजी है, चाहे वो कोई भी ब्लड का टेस्ट है, उसमें मैनुअल बात ही नहीं, सिर्फ ब्लड को लगा के मशीन के अंदर देना है। चाहे उसके ऊपर स्टैम्प 1 डायग्नोस्टिक सेंटर लगाओ या 2 डायग्नोस्टिक सेंटर लगाओ या बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर लगाओ, चाहे हैदराबाद लगाओ चाहे दिल्ली लगाओ, क्योंकि वो मशीन के अंदर फेड टेस्ट है। मशीन की रिपोर्ट कभी भी डिफरेंट नहीं होती, 2 डिफरेंट मशीन्स भी डिफरेंट नहीं होती। इसलिए बहुत छोटा सा एरर 1-2 मशीन्स में आ सकता है। जैसे हम ब्लड टेस्ट अगर कार्ड टेस्ट से करें और ऐसा चेक करें, तो आप मशीन को तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो फोर्स नहीं कर सकते ना।
तो जो भी टेस्ट किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर का है वो वैलिड है। दूसरा दवाइयाँ, क्योंकि अब इंडिया में ओवरवेट, गैस, हमारे को हार्ट के मसले से शुगर बढ़ती जा रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, 5 बीमारियां हैं। कुछ डॉक्टर्स जैसे अमेरिका के जो रिटर्न डॉक्टर्स हैं या जो लोगों को आदत है सिंगल मेडिसिन लिखने की, अगर वो 2 गोलियां भी एक बीमारी की लिखें तो 10 गोलियां हो जाती हैं। मैं खुद एक डॉक्टर होने के नाते एक बड़ा बुरा पेशेंट हूँ। अगर मुझे भी 10 गोलियां दी जाएंगी तो शायद मैं भी नहीं खा पाऊंगा। कुछ दर्द होता है 10 गोलियों को देख करके। मैं खुद चाहता हूँ एक आदमी को 2-3 से ज्यादा गोलियां अगर आप दोगे तो उसको डेफिनेटली छोड़ देगा। तो बट सर, अब आपके पास में पेशेंट आ गया है और वो इजीली सर एक डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि हार्ट वाले भी होते हैं कि आधे से ज्यादा तो पहुंचना ही नहीं चाहते कि डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सर वो फियर फैक्टर कम किया जाए, आपके पास में इजीली पहुंचे और इजीली उनका जेब कटे बगैर उनका ट्रीटमेंट हो, तो ऐसा क्या होना चाहिए? लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी हार्ट अटैक की। जो डर के मारे आपको एडमिट कर लेते हैं आईसीयूज में, बेजान खर्चा लाखों रुपए रोज करते हैं, वो सब फॉल्स है। आपको ओपीडी में 600 रुपए दे करके डॉक्टर बात करके बता देता है कि आपका प्लान क्या है। आप ट्रांसपेरेंट पूछिए अपने डॉक्टर से कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन में कितने पैसे लगेंगे, कितना दिन लगेगा। अगर आप मुंह खोल के नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे आपको। अगर आईसीयू में एडमिट कर लिया और सेपरेट कर दिया तो एंजाइटी, फियर फैक्टर की वजह से खर्चे लोग ज्यादा करा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है आईसीयू एक सीक्रेट प्लेस है। ये सिर्फ उसी लोगों के लिए बनी है जिनकी जान खतरे में है, जिनको बचाना जरूरी है, और इसकी भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आईसीयू में एडमिट कर लिया और अब आप इसको फंस गया बोल के उसको अंदर ही रखे हो। आपको रोज की रिपोर्ट इवैल्यूएट करनी है, 4 डॉक्टर्स को देखना है और फैमिली को साथ में खड़े होकर आईसीयू के अंदर बताना है, क्योंकि हमारा कल्चर है कि आपके मरीज का कल से आज तक ये प्रोग्रेस है, रिपोर्ट में ये प्रोग्रेस है, हमें इतनी उम्मीद है कि ये ऐसा होगा। अगर आप ये करेंगे तो शायद हम लोगों के ऊपर फिर विश्वास वापस आ जाएगा। कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे काम भी हुए, बहुत बुरे काम भी हुए। मैं बुरों की बात नहीं करना चाहता, बट मानिए दुनिया में आज भी बहुत अच्छाई है और आज भी बहुत जगह पे जहाँ जेन्युइन इलाज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, वो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम रखते हैं। हैदराबाद में आप यहाँ रहते हैं और आपने बहुत सारे मरीजों के ऊपर तगड़ी स्टडी की है, और आप लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी है उसको आप स्प्रेड करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि जब भी आपके साथ में हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी छोटे मोटे सिम्टम्स नजर आते हैं, आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए और जो तरीके बताए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आप इसका इलाज लीजिए। धन्यवाद।